Hello, I am Anusha and I am the student of BA Political Science Honours second year. Today I will be discussing about the legislative process in Parliament, in which we will going to discuss several topics like what is legislature, work of Parliament, what is bill, how the bill become law and act, categories of the bill, types of bill, what is committee and what types of the parliamentary committees, role of standing committee in reviewing the bill, how parliament control over executive, role of MPs and some barriers of parliament. First we have to understand what is legislature. Legislature is a group of people who have the power to make and change laws. And we all know Parliament is the supreme legislative body of India and its functions are law making, constitutional amendments, parliament control over executive. ऐसे ही लॉ मेकिंग के द्वारा पार्लियामेंट ये निर्धारित करता है कि देश में शासन कैसे होगा, स्मूथ फंक्शनिंग कैसे सुनिश्चित होगी। ऐसे ही लॉ मेकिंग के द्वारा लॉ बनाकर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी सुनिश्चित करता है। सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंज लाता है। लॉ बनाकर पॉलिटिकल इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन भी करता है। जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेवेंस को भी बनाए रखता है। ऐसे ही अब हम बिल को समझेंगे कि बिल क्या होता है। जो बिल है, बिल लेजिस्लेशन के लिए एक प्रपोजल होता है और ये बिल एक्ट बनता है जब कोई भी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। उस पर पहले डिस्कशन और डिबेट होती है। डिस्कशन एंड डिबेट के बाद उस पर वोटिंग की जाती है। अगर वो बिल उस हाउस में पास हो जाता है तो सेकंड हाउस में जाता है, वहां पर फिर सेम प्रोसीजर वहीं पे रिपीट होता है एंड देन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है एंड फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद एक बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एक बिल एक्ट बन जाता है। ऐसे ही बिल दो कैटेगरीज में होते हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट बिल, जिसे पब्लिक बिल भी कहते हैं। सेकंड है प्राइवेट मेंबर बिल यानी प्राइवेट बिल। ऐसे ही जो गवर्नमेंट बिल है उसको मिनिस्टर द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। और ऐसे ही जो प्राइवेट बिल होता है वो किसी एमपी के द्वारा इंट्रोड्यूस या प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो एमपी अब रूलिंग पार्टी का हो या फिर अपोजिशन का हो, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये एक प्राइवेट बिल कहलाता है। ऐसे ही प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट्री गवर्नेंस का बहुत ही अच्छा रूप है, जिसके माध्यम से डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज हमारे पार्लियामेंट और हमारे कंट्री के सामने आते हैं। ऐसे ही बिल बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो लेट्स स्टडी ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होता है, इट इज द सिंपल टाइप ऑफ बिल एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा। फिर एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है। अगर वहां भी पास हो जाए तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल से एक्ट बन जाता है। ऐसे ही मनी बिल, नाम से ही पता चल रहा है कि मनी बिल यानी मनी से रिलेटेड बिल है और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड स्पेसिफिक सिलेक्टिव प्रोविजन होते हैं। आर्टिकल 110 का कोई भी सब्जेक्ट इसमें शामिल होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि टैक्स इम्पोज करना, टैक्स अबोलिश करना, टैक्स रेट चेंज करना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालना एंड फॉरेन बोरोइंग एटसेट्रा। ऐसे ही जो मनी बिल होता है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ, लेकिन इसको प्रेजेंट या इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन होनी जरूरी है। सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास होता है। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकती, ओनली अपने रिकमेंडेशन के साथ 14 डेज के अंदर लोकसभा को रिटर्न करती है, जिसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना लोकसभा पर डिपेंड करता है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई मनी बिल है या नहीं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन लोकसभा का स्पीकर लेता है। ऐसे ही एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी, हाल ही में आधार बिल को लोकसभा
लोकसभा में मनी बिल के रूप में प्रेजेंट किया गया था, जिसे उस टाइम की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उस बिल को मनी बिल माना था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और जहां कोर्ट ने आधार बिल के संबंध में स्पीकर के मनी बिल वाले डिसीजन को सही माना था। ऐसे ही अब हम फाइनेंशियल बिल पढ़ेंगे। फाइनेंशियल बिल, ये सभी बिल जिनका रिलेशन फाइनेंस या मनी से होता है उसे फाइनेंशियल बिल कहते हैं। हर एक मनी बिल फाइनेंशियल बिल होता है, लेकिन हर एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होता है। मनी बिल का जिक्र हमारे आर्टिकल 110 में है और जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल बिल जिसका जिक्र आर्टिकल 110 में है। सेकेंड, फाइनेंशियल बिल 1 जिसका जिक्र आर्टिकल 117(1) में है। और थर्ड है फाइनेंशियल बिल 2 जिसका जिक्र आर्टिकल 117(3) में है। ऐसे ही ये भी मनी बिल की तरह लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट की परमिशन होनी जरूरी है और बाकी सारे प्रोसीजर एक ऑर्डिनरी बिल की तरह होते हैं। ऐसे ही फोर्थ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी इससे पता चल रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए जो बिल होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। एंड आर्टिकल 368 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। यह बिल स्पेशल मेजॉरिटी से पास होता है और इस बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे कि बिल लॉ कैसे बनता है। टोटल 3 रीडिंग्स होती है। पहली रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है हाउस में और गैजेट में पब्लिश होता है बिल। सेकेंड रीडिंग में उसे डिटेल में पढ़ा जाता है, उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होती है, अमेंडमेंट उस बिल के लिए लाया जा सकता है। ऐसे ही फिर फाइनल रीडिंग यानी थर्ड रीडिंग में उस बिल को एक्सेप्ट करे या ना करे, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उसके ऊपर वोटिंग की जाती है। अगर बिल पास हो गया तो उसको दूसरे हाउस में सेंड किया जाता है। देन उसके वही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। देन अगर प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर दे तो वो बिल से एक्ट बन जाता है। यहीं पर अगर हम प्रेसिडेंट का देखें तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के पास 4 ऑप्शन होते हैं जिसे एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन 1, अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करता है तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। अगर प्रेसिडेंट सिग्नेचर ना करे बिल पर तो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा एब्सोल्यूट वीटो के तहत। ऐसे ही थर्ड ऑप्शन होता है, अगर प्रेसिडेंट उस बिल को अमेंडमेंट के लिए भेजे तो उसे सस्पेंशन वीटो कहते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है, अगर प्रेसिडेंट डिसीजन ही नहीं ले रहा, ना उस बिल को रिजेक्ट कर रहा ना एक्सेप्ट कर रहा, तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ऐसे ही रोल ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज रिव्यूइंग ऑफ अ बिल समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कमिटी क्या होती है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन चूजन टू डिस्कस समथिंग और डिसाइड समथिंग इज कॉल्ड कमिटी। ऐसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी आती है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो एमपी से मिलकर बनती है और ये कुछ स्पेशल काम करने के लिए बनाई जाती है। पार्लियामेंट्री कमेटी को स्मॉल लेजिस्लेचर भी कहा जाता है क्योंकि पार्लियामेंट के ज़्यादा से ज़्यादा काम इस पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा किए जाते हैं। और जो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फॉर्मेशन होता है वो प्रपोजल बेसिस पर होता है। मीन्स जिस रेशियो में किसी पार्टी के एमपी होते हैं उसी रेशियो में उस पार्टी के एमपी पार्लियामेंट्री कमेटी में होते हैं। इसमें रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों के मेंबर होते हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी के भी टाइप्स होते हैं। पहला है स्टैंडिंग कमेटी, सेकंड है एड-हॉक कमेटी। जो स्टैंडिंग कमेटी है वो थ्रू आउट द ईयर काम करती है और इसका फॉर्मेशन हर ईयर किया जाता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी। ऐसे ही जो एड-हॉक कमेटी है वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है और वो पर्पस या फिर वो काम होने के बाद वो कमेटी डिसॉल्व हो जाती है। पार्लियामेंट अपनी मल्टी डायमेंशनल रोल इन कमेटी के माध्यम से ही पूरा कर पाता है। कई बिल पार्लियामेंट के द्वारा स्टैंडिंग कमेटी के पास सेंड किए जाते हैं। कमेटी इसे एग्जामिन करती है, फिर अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर या फिर
कोई भी हाउसेस के स्पीकर या फिर चेयरमैन को सबमिट करती है। फिर लॉ मेकिंग में इसी वजह से स्टैंडिंग कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही पार्लियामेंट कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर। कैसे? दो टाइप के कंट्रोल है, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे करता है? बाय बजट, बाय मनी बिल, बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक अकाउंट कमिटी, एंड लास्ट इज कट मोशन। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन, बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन एक्सेट्रा। ऐसे ही अब हम रोल देखेंगे कि एमपी के पार्लियामेंट में क्या होते हैं। एमपी क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट वर्क यानी सरकारी कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ओरल हो या रिटन हो, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओरल क्वेश्चन को स्टोर्ड क्वेश्चन कहते हैं। ओरल क्वेश्चन पर एमपी 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 0 आवर में किसी पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चन को स्पीकर की परमिशन से एमपी रेज कर सकते हैं। इसके साथ ही शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी रेज कर सकते हैं। ऐसे ही एमपी हाउस में डिस्कशन एंड डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। इन टूल के माध्यम से गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट होती है। इसी प्रकार एमपी का ये जो रोल है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ बैरियर्स है पार्लियामेंट के, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में होता क्या है? पार्लियामेंट में एमपीज को अपनी बात रखने की पूरी फ्रीडम होती है। वो कुछ भी बोले, उनके ऊपर कोर्ट केस नहीं किया जा सकता। बट फिर भी बढ़ते पार्टी डिसिप्लिन से, पार्टी लाइन से अलग कोई जरूरी या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर डिस्क्वालीफाई होने का डर होता है। यह गलत तो लगता ही है, बट ये लॉ बनाने की जरूरत ही क्या थी? इसके लिए एमपीज ही जिम्मेदार हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आया राम गया राम। अगर डिफेक्शन ही नहीं होता तो इस लॉ की भी कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे ही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सेकंड बैरियर, पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है, नेता, कोई भी नेता क्रिमिनल्स की सहायता लेता है, चाहे वो मनी पावर से ले या फिर मसल पावर से ले, फिर चुनाव जीतता है और संसद में बैठ जाता है, उसे कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ऐसे ही पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स का मतलब है कि जो क्रिमिनल होता है वो खुद चुनाव लड़ता है और संसद तक पहुंच जाता है, इसे कहते हैं पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। और इसके एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड अकॉर्डिंग टू ADR रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, काफी संख्या में हाईनेस्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग एमपीस बन गए हैं या फिर आसानी से बन जाते हैं। जब लॉ ब्रेकर ही लॉ मेकर बन जाए तो ये रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। ऐसे ही कुछ बैरियर पार्लियामेंट के हैं। वर्किंग डेज की घटती संख्या, जिससे कई इंपॉर्टेंट बिल बिना डिस्कशन के ही पास हो जाते हैं। और डिबेट एंड डिस्कशन की क्वांटिटी में कमी आना, गैप आना। एंड एब्सेंटिज्म, कई बारी संख्या में बहुत बार ये होता है कि कई बार बड़ी संख्या में एमपी एब्सेंट हो जाते हैं, तो ये बहुत मतलब कहेंगे इसे कि पार्लियामेंट का एक बैरियर का काम करता है। अब देखा जाए, हमने लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में पढ़ा, एमपीज के रोल के बारे में पढ़ा, उनमें आने वाले बैरियर्स के बारे में पढ़ा, जिसे ओवरकम करने की बहुत आवश्यकता है। अगर लेजिस्लेचर अच्छे प्रोग्रेसिव लॉज बनाए और एग्जीक्यूटिव उसका अच्छे से एग्जीक्यूशन करे, तो निश्चित तौर पर जो गुड गवर्नेंस की अवधारणा है वो सुनिश्चित होगी, जिसे APJ अब्दुल कलाम जी स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं। जैसे कि स्मार्ट गवर्नेंस मीन्स सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो हमने इतना लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा, तो इतने कम टाइम में लेजिस्लेचर इतना बड़ा टॉपिक है, उसको कवर कर पाना मुश्किल है। तो इतना ही, थैंक यू।